नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो हजारों साल पहले बसी थी, यहीं भारतीय उपमहाद्वीप में। हाँ, बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सही कहा। कान से युग की कहानी है ये, और बहुत ही विकसित। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है, आज हम उसी के जरिए इस सभ्यता के कुछ कमाल के पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उनके शहर कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, क्या नया खोजा था उन्होंने, और हाँ, वो रहस्य जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। एक तरह से इस पुरानी पहेली के कुछ टुकड़े जोड़ने की कोशिश करेंगे आज। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, ये प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब उनकी अपनी लिपि तो थी, लिखावट थी, हाँ, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बना देती है। हाँ, बिल्कुल। एक रहस्य तो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो फिर ये सब सामने कैसे आया? मतलब कैसे पता चला हमें इस सभ्यता के बारे में? इसकी खोज अपने आप में एक कहानी है। हाँ, वो तो है। देखिए, इसकी जो सही तरीके से खोज हुई, वो हुई 20वीं सदी की शुरुआत में। अच्छा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। ये रावी नदी के पास है। हड़प्पा? हाँ, और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदड़ो खोज निकाला, सिंधु नदी के किनारे। ओ। तो ये दो बड़े नाम थे शुरुआत में। हाँ, और इन दो शहरों की खोज ने तो जैसे दुनिया को हैरान कर दिया। बाद में और भी जगह मिली, जैसे 1967-68 के आसपास जेपी जोशी ने गुजरात में धोलावीरा को खोजा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब कब की बात है, मतलब टाइमलाइन क्या है इनकी? देखिए, अगर हम मोटा-मोटा हिसाब लगाएं कार्बन डेटिंग वगैरह से, तो ये सभ्यता करीब 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। यानी आज से 4500 साल से भी ज्यादा पहले। हाँ, बिल्कुल। पर यह भी समझना जरूरी है कि यहाँ इंसानी बसावट तो इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तो यहाँ पुराने पत्थर के औजार बहुत पहले ही खोज लिए थे। अच्छा। और कश्मीर में बुर्ज़होम जैसी जगहें हैं, जहाँ एक ही जगह पर पहले नवपाषाण काल, फिर मध्यपाषाण और बाद में हड़प्पा के भी निशान मिलते हैं। तो एक लंबा इतिहास है इस पूरे इलाके का। मतलब कई पढ़ते हैं इतिहास के। चलिए, अब जरा शहरों में घूमते हैं, शायद उससे हमें उनके जीवन का अंदाजा लगे। हड़प्पा से शुरू करें। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये तो जैसे प्रतीक हैं इस सभ्यता के। हड़प्पा में देखिए अन्न भंडार मिले, ग्रैनरीज। हाँ, सुना है बड़े बड़े थे। 2 लाइनें थीं और हर लाइन में 6 भंडार। सोचिए कितना अनाज रखते होंगे। ये दिखाता है कि खेती बहुत अच्छी थी, जरूरत से ज्यादा अनाज होता था और उसे जमा करने और शायद बांटने का एक पूरा सिस्टम था। और क्या मिला हड़प्पा से? वहीं से मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई, और लाल बलुआ पत्थर का बना एक पुरुष का धड़ भी मिला है। अच्छा। और हाँ, मजदूरों के रहने के क्वार्टर्स जैसे भी कुछ मिला है। इससे लगता है कि समाज में अलग अलग तबके थे। और मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, वहाँ क्या खास था? ग्रेट बात का जिक्र बहुत होता है। मोहनजोदड़ो तो वाकई कमाल का शहर था, शायद सबसे बड़ा शहर सिंधु नदी के किनारे। और हाँ, वहाँ का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, वो तो अद्भुत है। कितना बड़ा था वो? अंदाजा लगाइए, करीब 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, पक्की ईंटों से बना था। और पानी लीक ना हो इसके लिए बिटुमिन मतलब डामर जैसा कुछ लगाया गया था। अरे वाह, इंजीनियरिंग तो जबरदस्त थी। बिल्कुल। शायद किसी धार्मिक काम या नहाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। यहाँ भी एक बहुत बड़ा अन्न भंडार मिला है। और कला के नजरिए से मोहनजोदड़ो से क्या खास मिला? अरे, यहाँ से तो कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। एक तो वो पशुपति मुहर। हाँ, जिस पर वो योगी जैसे बैठे हैं। बिल्कुल, पालथी मारे, जानवरों से घिरे हुए। कुछ लोग मानते हैं कि ये शिव का पुराना रूप है। फिर वो कांसे की बनी नाचती हुई लड़की की मूर्ति। छोटी सी है पर कमाल की है। हाँ, वो तो देखी है। उस जमाने में धातु को ढालने की उनकी तकनीक दिखाती है। फिर एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति है, स्टीटाइट पत्थर की। उसे अक्सर प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा कहते हैं। अच्छा। और हाँ, यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाले जानवर की छाप वाली मोहरें तो बहुत सारी मिली हैं। ये शहर अपनी सीधी सड़कों मतलब ग्रिड पैटर्न और पक्की ईंटों के इस्तेमाल के लिए भी जाना जाता है। इन बड़े शहरों के अलावा गुजरात में लोथल भी था, वो एक बंदरगाह था ना? हाँ, लोथल बहुत खारा भोगवा नदी के किनारे था और समंदर से जुड़ा था। शायद व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर था। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ मिली है वो है एक डॉकयार्ड, मतलब जहाजों के रुकने की जगह, वो भी इंसानों का बनाया हुआ, कृत्रिम। कमाल है, मतलब समुद्री व्यापार भी होता था। बिल्कुल। ये उनकी समुद्री इंजीनियरिंग और व्यापार करने की इच्छा दिखाता है। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, जैसे हवन कुंड होते हैं।
और व्यापार के और क्या सबूत मिले लोथल से? देखिए, यहाँ से चावल की भूसी मिली है, तो मतलब गुजरात में चावल उगाते थे वो लोग। अच्छा। घोड़े की एक मिट्टी की मूर्ति मिली है, हालांकि घोड़े थे या नहीं इस पर थोड़ी बहस है अभी भी। एक कब्र मिली है जिसमें एक पुरुष और एक महिला को साथ दफनाया गया है, और हाथी दांत का बना एक स्केल मतलब पैमाना मिला है। पैमाना नापने के लिए? हाँ, शायद लंबाई नापने के लिए। और मनके बनाने की फैक्ट्री भी मिली है, और सबसे मजेदार, फारस की खाड़ी मतलब पर्शियन गल्फ की एक मुहर मिली है। वाह। ये सीधा सबूत है कि उनका मेसोपोटामिया से समुद्री व्यापार था। वाह, तो व्यापार तो काफी दूर दूर तक फैला था। अच्छा, खेती या धार्मिक चीजों के लिए कोई और जगह मशहूर है? हाँ, जैसे राजस्थान में कालीबंगा, इसका मतलब है काली चूड़ियां। ये घग्गर नदी के किनारे था। कालीबंगा? हाँ, यहाँ से जुते हुए खेत का सबसे पुराना सबूत मिला है। सच में? जुता हुआ खेत। हाँ, और उसमें हल के निशान ऐसे हैं जैसे एक साथ 2 फसलें उगाई गई हों। कमाल की टेक्निक। बिल्कुल, यहाँ भी लोथल की तरह अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और कुछ बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया से कनेक्शन दिखाती हैं। एक और अजीब चीज मिली है, एक खोपड़ी जिसमें छेद किए हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शायद सर्जरी जैसा कुछ रहा होगा। हो, और चन्हूदड़ों, वो क्यों अलग था? चन्हूदड़ों में ना कोई किला या दुर्ग नहीं मिला है। जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में ऊपर एक उठा हुआ हिस्सा होता था, वैसा यहाँ नहीं था। तो फिर क्या था वहां? लगता है ये पूरा शहर ही जैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया था। यहाँ मनके बनाने का बहुत बड़ा कारखाना मिला है। शंख काटने का काम, धातु का काम, मोहरे बनाना, ये सब होता था। यहाँ से स्याही की दवात मिली है, और एक ईंट पर कुत्ते के पंजे के निशान हैं जो शायद बिल्ली का पीछा कर रहा था। हाँ हाँ, ये तो मजेदार है। अच्छा, आजकल धोलावीरा का नाम भी बहुत सुनने में आता है। उसकी क्या खासियत है? धोलावीरा, हाँ, हाँ। वो गुजरात के कच्छ में है। उसकी नगर योजना बहुत अनोखी है। ज्यादातर हड़प्पा शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, किला और निचला शहर। पर धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा था। 3 हिस्से? हाँ, दुर्ग, फिर बीच का शहर और फिर निचला शहर। और वहां पानी बचाने का इंतजाम कमाल का था। बड़े बड़े तालाब, जलाशय बनाए थे उन्होंने। अच्छा, रेगिस्तान जैसे इलाके में पानी का इंतजाम? बिल्कुल। और वहां पॉलिश किए हुए पत्थर के खंभे मिले हैं, एक स्टेडियम जैसा खुला मैदान मिला है, और सबसे मशहूर एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिला है जिस पर सिंधु लिपि के 10 बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं। अरे वाह, साइन बोर्ड दुनिया का सबसे पुराना? शायद, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। इनके अलावा भी कोई खास जगह है जो याद रखनी चाहिए? हाँ, संक्षेप में बताऊं तो सुरकोतदा है गुजरात में। वहां से घोड़े की हड्डियां मिलने की बात कही जाती है, पर पक्का नहीं है। और अंडाकार कब्रें मिली हैं। बनावली है हरियाणा में, वहां से जौ मिला है अच्छी क्वालिटी का। अग्नि वेदिकाएं भी हैं, पर पानी की निकासी का सिस्टम उतना अच्छा नहीं था जैसा बाकी शहरों में था। अच्छा, ये अलग बात है। रोपड़ है पंजाब में, वहां एक कब्र में इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया मिला है। ओह। और मेहरगढ़ को नहीं भूलना चाहिए, वो बलूचिस्तान में है। हड़प्पा से भी पहले का है, पर वहां खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं, करीब 7000 ईसा पूर्व के। कपास भी वहीं सबसे पहले उगाया गया लगता है। ये हड़प्पा सभ्यता के बनने की कहानी की शुरुआत है एक तरह से। इन सारी जगहों को देखकर एक बात तो साफ है, उनका शहर बनाने का तरीका, उनकी प्लानिंग, वो कमाल की थी। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो हड़प्पा सभ्यता की पहचान है। शहर ना अक्सर एक ग्रिड पैटर्न पर बने होते थे। ग्रिड पैटर्न मतलब सड़कें एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे आजकल के प्लान किए हुए शहर होते हैं। इससे लगता है कि ये शहर अचानक नहीं बस गए, बल्कि सोच समझकर बसाए गए थे। और घर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? ज्यादातर पक्की ईंटें, आग में पकाई हुई। और मजे की बात यह है कि इन ईंटों का साइज भी लगभग एक जैसा होता था, मानकीकृत। आमतौर पर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4.2.1 होता था। वाह, मतलब ईंटें भी स्टैंडर्ड साइज की थी। हाँ, इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था और बनाने में एक रूपता थी। कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल होता था, खासकर चबूतरे या बाउंड्री वॉल बनाने में। और वो नालियों वाला सिस्टम, वो तो बहुत मशहूर है। अरे हाँ, वो तो असाधारण था। लगभग हर घर में अपना बाथरूम होता था, आंगन होता था। घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से बहकर सड़क के किनारे बनी बड़ी नालियों में जाता था। नालियां भी ढकी हुई थी? हाँ, और उनमें मैनहोल भी बने होते थे ताकि सफाई हो सके। सोचिए, आज से 4500 साल पहले सफाई का इतना ध्यान, ये तो दिखाता है कि कोई नगर निगम जैसी व्यवस्था रही होगी। और शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे ना? हाँ, ज्यादातर। एक पश्चिम की तरफ ऊंचा टीला होता था,
जिसे सिटाडेल या दुर्ग कहते हैं। शायद वहाँ खास इमारतें होती होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव या धार्मिक, और पूरब की तरफ बड़ा इलाका होता था, निचला शहर जहाँ आम लोग रहते थे। तो इन इतने बढ़िया शहरों में लोग कौन रहते थे? समाज कैसा था उनका? कुछ पता है इसके बारे में? जो कंकाल मिले हैं उनकी स्टडी से लगता है कि कई तरह के नस्लीय ग्रुप्स के लोग थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मेडिटेरेनियन, मंगोलॉयड, एल्पाइन, मतलब मिलीजुली आबादी थी। और समाज में शायद अलग अलग वर्ग थे। जैसे पुरोहित वर्ग हो सकता है, वो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। योद्धा वर्ग भी रहा होगा, कुछ हथियार मिले हैं। व्यापारी और कारीगर तो थे ही, जैसा हमने देखा। और महिलाओं का क्या स्थान था? वो मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं बहुत सारी। हाँ, इतनी सारी मातृदेवी की मूर्तियां मिलने से कुछ विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद समाज मातृ सत्तात्मक रहा हो, या कम से कम माँ या देवी को बहुत महत्व दिया जाता हो। पर ये पक्का नहीं कह सकते, बस एक थ्योरी है। और गुलामी वगैरह थी क्या? सीधे तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लिपि नहीं पढ़ सकते। पर मजदूरों के क्वार्टर मिले हैं, और कुछ लोग मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स के आधार पर अंदाजा लगाते हैं कि शायद दास प्रथा रही हो। कुल मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स समाज था, जिसमें काम बटा हुआ था और ऊंच नीच भी रही होगी। चलिए अब उनकी अर्थव्यवस्था पर आते हैं। रोज की जिंदगी कैसे चलती थी? खेती कितनी जरूरी थी? खेती तो बिल्कुल उनकी इकोनॉमी का बेस थी। वो गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार, तिल, सरसों ये सब उगाते थे। और कपास उगाने में तो वो दुनिया में सबसे आगे थे। महरगढ़ से इसका सबूत मिलता है। और चावल? हाँ, लोथल और रंगपुर जो गुजरात में है, वहां से चावल के भी सबूत मिले हैं। और कालीबंगा में जो जुता हुआ खेत मिला है, उससे पता चलता है कि वो हल चलाना जानते थे। और वो बड़े बड़े अन्न भंडार दिखाते हैं कि खेती में काफी तरक्की कर ली थी उन्होंने। और जानवर कौन कौन से पालते? जानवर भी पालते थे। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर। कुबड़ वाला बैल तो उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा दिखता है। शायद उसका कोई धार्मिक महत्व भी रहा हो। हाथी और गेंडे को भी जानते थे, मोहरों पर बने हैं। ऊंट शायद सामान ढोने के काम आता होगा। कुत्ते बिल्ली भी पालते थे। और घोड़ा? घोड़े का क्या सीन था? घोड़े वाला मामला थोड़ा पेचीदा है। सुरकोटदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इन जगहों से घोड़े की हड्डियां मिलने के दावे किए गए हैं। पर यह साफ नहीं है कि घोड़ा उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था या बस कभी कभार दिखता था। इस पर अभी भी एक्सपर्ट्स में बहस चलती है। अच्छा। खेती और जानवरों के अलावा व्यापार और इंडस्ट्री का क्या हाल था? अरे, व्यापार और उद्योग भी खूब फूल रहा था। वो अपने इलाके में तो व्यापार करते ही थे, नदियों के रास्ते, जमीन के रास्ते, पर बाहर भी करते थे। खासकर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के साथ, शायद ओमान और बहरीन से भी। ये व्यापार ज्यादातर समुद्र के रास्ते होता था। लोथल जैसे बंदरगाह से? हाँ, लोथल और सूतका गेंडोर जैसे बंदरगाह इसी के सबूत हैं। मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में मेलूहा नाम की जगह का जिक्र आता है। मेलूहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलूहा सिंधु घाटी इलाके को ही कहते थे। वहां लिखा है कि मेलूहा से लकड़ी, हाथी दांत, सोना, कार्नेलियन के मनके वगैरह आते थे। तो इस व्यापार के लिए कोई सिस्टम था, जैसे नाप तौल का? बिल्कुल। व्यापार ठीक से चले, इसके लिए उन्होंने वजन और माप का एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना रखा था। बाट होते थे वजन करने के लिए, अक्सर चौट पत्थर के बने होते थे, चौकोर से, और उनका वजन एक खास अनुपात में होता था, शायद 16 के मल्टीपल में। अच्छा, वजन भी स्टैंडर्ड थे? हाँ, और लोथल से जो हाथी दांत का स्केल मिला, वो लंबाई नापने के काम आता होगा। ये सब दिखाता है कि लेन देन में ईमानदारी और सटीकता रखने की कोशिश थी। शायद कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी रही होगी जो ये सब देखती थी। और इंडस्ट्री, वो मनके बनाने वाला काम? हाँ, मनके बनाना तो उनका बड़ा मशहूर काम था। चन्हुदड़ो और लोथल में फैक्ट्रियां मिली हैं इसकी। वो कार्नेलियन जैसा लाल पत्थर, अगेट, जैस्पर, स्टीटाइट, लाजवर्द यानी लैपिस लजूली, सोना, चांदी, तांबा, शंख, इन सब चीजों से बड़े सुंदर और अलग अलग तरह के मनके बनाते थे। इनका व्यापार भी होता था। और क्या बनाते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चाक पर बनाते थे, कुछ सादे, कुछ पर रंग और डिजाइन बने होते थे। धातु का काम भी करते थे, तांबे और कांसे के औजार, हथियार, बर्तन, मूर्तियां बनाते थे। मोहरे बनाते थे स्टीटाइट पत्थर पर, और कपड़ा भी बनाते थे कपास से। उनकी कलाकारी पे थोड़ी और बात करते हैं। मोहरे तो कमाल की हैं ही। हाँ, वो स्टीटाइट यानी सलखड़ी पत्थर की बनी चौकोर मोहरें तो उनकी कला का सबसे अच्छा नमूना है। उन पर जानवरों की तस्वीरें बनी होती हैं,
एक सींग वाला यूनिकॉर्न, बैल, हाथी, बाघ, गैंडा और कुछ इंसानों या देवताओं जैसी आकृतियां भी हैं, जैसे वो पशुपति वाली। बहुत सफाई से उकेरा गया है उन्हें। हाँ, बहुत कुशलता से। और साथ में कुछ लिखा भी होता है उनकी लिपि में। शायद ये मोहरें व्यापार के सामान की गांठों पर ठप्पा लगाने या अपनी पहचान बताने के काम आती होंगी। कुछ गोल बेलंग जैसी मोहरें भी मिली हैं जिन पर मेसोपोटामिया का असर दिखता है। और मूर्तियां? मूर्तिकला में भी वो माहिर थे। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की वो नाचती लड़की की मूर्ति, उसकी अदा और बनावट बहुत जीवंत है। हाँ। वहीं से मिली वो दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की मूर्ति, वो भी स्टीटाइट की है, बड़ी शांत और गंभीर लगती है। और हड़प्पा से जो लाल पत्थर का पुरुष धड़ मिला है, उसमें शरीर की बनावट को बड़े सही तरीके से दिखाया गया है। और मिट्टी की चीजें, बर्तन और खिलौने? मिट्टी के बर्तन तो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बनाते ही थे। चाक पर बने होते थे, अच्छे पके हुए, अक्सर लाल या गुलाबी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे, लाइनें, पेड़ पौधे, पत्तियां, जानवर। सादे बर्तन भी बहुत मिले हैं। और हाँ, टेराकोटा यानी पकी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां भी खूब मिली हैं। सबसे ज्यादा तो मातृदेवी की हैं, पर जानवरों की, पक्षियों की, बैलगाड़ियों जैसे खिलौनों की मूर्तियां भी हैं। उनसे उनके आम जीवन और बच्चों के खेलने की चीजों का अंदाजा लगता है। अब आते हैं उनके धर्म पर। क्या मानते थे वो लोग? किसकी पूजा करते थे? जैसा आपने पहले कहा, मातृदेवी या देवी माँ की पूजा शायद बहुत अहम थी, क्योंकि उनकी इतनी सारी मूर्तियां मिली हैं। हो सकता है ये जमीन की उर्वरता या खुशहाली की देवी हों। और वो पशुपति मोहर पर जो योगी जैसी आकृति है, जानवरों से घिरी हुई, उसे कई लोग शिव का पुराना रूप मानते हैं। तो शायद किसी पुरुष देवता की भी पूजा होती थी। इसके अलावा पत्थर के बने लिंगम और योनि जैसे प्रतीक भी मिले हैं। शायद ये भी प्रजनन क्षमता से जुड़े थे। और वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, पेड़ों की, खासकर पीपल के पेड़ की। मोहरों पर पीपल के पत्ते बने मिले हैं। अच्छा। जानवरों की भी पूजा होती थी, जैसे कुबड़ वाला बैल, यूनिकॉर्न, शायद नाग की भी। और लोथल, कालीबंगा, बनावली में जो अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड मिले हैं, उनसे लगता है कि आग की भी पूजा होती थी। पानी को भी पवित्र मानते होंगे, ग्रेट बाथ को देखकर लगता है। हाँ, शायद विशाल स्नानागार का कोई ना कोई धार्मिक महत्व जरूर रहा होगा। पर एक बात बड़ी अजीब है, कोई मंदिर क्यों नहीं मिला? हाँ, ये बहुत खास बात है। मिस्र या मेसोपोटामिया में तो बड़े बड़े मंदिर मिले हैं उस जमाने के, पर हड़प्पा में कोई ऐसी पक्की इमारत नहीं मिली जिसे हम मंदिर कह सकें। तो इसका क्या मतलब निकालें? इससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि शायद उनकी पूजा पाठ का तरीका ज्यादातर घरों में होता होगा या खुले में होता होगा, जैसे वो स्नानागार या अग्निवेदी के पास। शायद बड़े सार्वजनिक मंदिर बनाने का रिवाज नहीं था, या हो सकता है पुरोहितों का उतना दबदबा ना रहा हो जैसा दूसरी सभ्यताओं में था। हाँ, ये भी एक रहस्य है। और वो लिपि जो दिखती तो है पर पढ़ी नहीं जा सकती। हाँ, सिंधु लिपि अभी तक एक पहेली बनी हुई है। ज्यादातर निशान तस्वीरों जैसे लगते हैं, मछली, चिड़िया, आदमी और कई तरह के ज्यामितीय डिजाइन। कितने निशान हैं कुल? करीब 400 से 600 अलग-अलग तरह के निशान पहचाने गए हैं, पर यह लिखावट बहुत छोटी-छोटी मिली है, ज्यादातर मोहरों पर या तांबे की छोटी पट्टियों पर या बर्तनों पर। और लिखते कैसे थे? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं? माना जाता है कि बूस्ट्रोफिडन स्टाइल में लिखते थे। बूस्ट्रोफिडन वो क्या होता है? मतलब एक लाइन दाएं से बाएं लिखी तो अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं, जैसे खेत में हल चलता है ना, वैसे। अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, और धोलावीरा में जो साइन बोर्ड मिला है वो इस लिपि का सबसे लंबा नमूना है। उसमें 10 बड़े निशान हैं। अगर कभी ये लिपि पढ़ी जा सकी ना, तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। हाँ, तब शायद हम उनके नाम जान पाएंगे, उनके राजाओं के बारे में, उनके विचारों के बारे में। क्रांति आ जाएगी हमारी समझ में। इतने बढ़िया शहर, इतनी तरक्की, व्यापार, कला, सब कुछ था, फिर ये खत्म कैसे हो गई सभ्यता? अचानक जैसे गायब हो गई। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा सवाल है, और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कई कारण बताए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि मौसम बदल गया, मानसून गड़बड़ा गया, नदियां सूख गईं, जैसे सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। इससे खेती पर असर पड़ा होगा। कुछ कहते हैं कि बाढ़ आई होगी या भूकंप आए होंगे, खासकर मोहनजोदड़ो जैसे नदी किनारे बसे शहरों में। एक थ्योरी आर्यों के हमले की भी तो थी। वो एक पुरानी थ्योरी थी, मॉर्टिमर व्हीलर जैसे लोगों ने दी थी, पर अब उसके पक्ष में ज्यादा मजबूत सबूत नहीं मिलते। मतलब कंकालों पर चोट के निशान या शहरों के जलने के सबूत उतने नहीं है जितना पहले सोचा गया था। तो फिर क्या हुआ होगा? आजकल ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पतन धीरे धीरे हुआ होगा, और इसके पीछे कई कारण मिलकर काम कर रहे होंगे। मौसम में बदलाव, व्यापार में कमी, शायद आबादी का दबाव बढ़ गया हो, अंदरूनी झगड़े या राजनीतिक अस्थिरता। अच्छा।
तो धीरे धीरे बड़े शहर कमजोर होते गए और लोग शायद पूरब और दक्षिण की तरफ छोटी छोटी गांव जैसी बस्तियों में जाकर बसने लगे। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें, हमने एक ऐसी सभ्यता देखी जिसने कमाल के शहर बसाए, एकदम प्लानिंग के साथ, सीधी सड़कें, बेहतरीन नालियां, उनके पास स्टैंडर्ड ईंटें थीं, वजन थे, माप थे, कला और कारीगरी में माहिर थे, खासकर मोहरें और मूर्तियां बनाने में। व्यापार दूर दूर तक, मेसोपोटामिया तक फैला था। बिल्कुल। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं थीं, पर अजीब बात है कि मंदिर नहीं थे। और सबसे बड़े रहस्य, उनकी लिपि जिसे हम पढ़ नहीं पाए, और उनका पतन जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। बिल्कुल सही। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। देखिए, एक तरफ तो इतना जबरदस्त संगठन है, प्लानिंग है, इंजीनियरिंग है, शहरों में पानी के इंतजाम में, व्यापार में, बाट माप में। हाँ। पर दूसरी तरफ हमें मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह बड़े बड़े राजमहल या मंदिर नहीं मिलते, और ना ही हम उनकी लिपि पढ़कर उनके राजाओं या सरकार के बारे में जान पाएं। तो उन दूसरी पुरानी सभ्यताओं की तुलना में ये क्या बताता है कि हड़प्पा का समाज कैसे चलता था? शक्ति किसके हाथ में थी? क्या वो व्यापारियों के ग्रुप थे, या पुरोहित थे, या कोई और ही सिस्टम था जो शायद उतना सेंट्रलाइज नहीं था? ये सवाल